जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं स्टेट्स ड्यूरिंग यूरोपियंस के बारे में। इस वक्त हम देखेंगे किस तरह से यूरोपियंस भारत में व्यापार को लेकर के अंदर आए और उसके बाद फिर किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में घुसपैठ करने की तैयारी करने लगे। उस टाइम तक भारत की स्थिति किस तरह की थी, यही सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इतने बड़े भारत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुगलों का उस वक्त शासन हुआ करता था। मुगलों का शासन इस बात पर निर्भर था कि शासक की शक्ति और उनके अंतर्गत काम करने वाले ज़मींदार, जागीरदार, कुलीन और प्रांतीय गवर्नर, यूँ कह सकते हैं कि शासक और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो भी लोग थे, चाहे वो ज़मींदार हों, जागीरदार हो या फिर प्रांतीय गवर्नर हो, उन दोनों के बीच जो बैलेंस था वो बैलेंस ही वो चीज़ थी जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे भारतवर्ष पर राज कर रहे थे या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। ये बैलेंस 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की डेथ के बाद ये जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। अब यहाँ पर ये होने लगा कि जो प्रांतीय गवर्नर थे अब वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे और मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे जो प्रोविंसेस होते थे वहाँ के नवाब अब ख़ुद को स्वतंत्र समझने लगे थे और उस तरह से व्यवहार करने लगे थे। चूँकि औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक आए वो उनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं थी कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके, जिस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे प्रोविंसेस के नवाबों ने उठाया और इस तरह से कई सारे स्टेट्स बनते चले गए। इनमें हमने 3 तरह के स्टेट्स को बांट दिया। एक तो वो स्टेट्स जो कि सबऑर्डिनेट यानी कि उत्तराधिकारी राज्य थे, जो कि मुग़लों के अधीन आते थे। दूसरे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो कि मुग़लों के अधीन नहीं आते थे। और तीसरे वो स्टेट्स जो कि मुग़लों के विरुद्ध हुआ करते थे। तो हम सिर्फ इस वीडियो में 2 ही स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, एक तो सबऑर्डिनेट और दूसरा इंडिपेंडेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मुद्दे पर। तो सबऑर्डिनेट के बारे में अगर हम बात करें तो सबऑर्डिनेट में जो सबसे पहला स्टेट है वो है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना निज़ामुल मुल्क आसफ जाह वन ने की थी, जो कि 1724 ईस्वी में उन्होंने हैदराबाद की स्थापना की। अब इससे पहले वो मुग़लों के अधीन 1722 से लेकर 24 ईस्वी के बीच मुग़लों के अंतर्गत वज़ीर रह चुके थे और इन्होंने शाह आलम को हेल्प किया था सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने के लिए, तो जिसके बदौलत उसे सूबेदारी मिली थी दक्कन की। ठीक है, तो इस तरह से वो 1724 में वो अलग हो गए और वहाँ पर उन्होंने ख़ुद का हैदराबाद नामक स्थान स्थापित किया। लेकिन मुश्किल तब हुई जब 1748 ईस्वी में निज़ाम की डेथ हो गई। उसके बाद फिर उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगा और इस युद्ध में जिन्होंने भाग लिया वो एक तरफ नासिर जंग थे और दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग। इसके बारे में हम डिटेल से आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने हैदराबाद के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत बंगाल के बारे में। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल बेसिकली आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये 4 मिल करके बंगाल बनता था। और बंगाल के अंदर अगर जिसने बंगाल की नवाबी ले ली उसके अंतर्गत एक तो बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार के साथ साथ बंगाल के ऊपर भी पूरा का पूरा नियंत्रण बंगाल के नवाब का ही हुआ करता था। तो मुर्शिद कुली खान 1717 ईस्वी में गवर्नर बन करके बंगाल में नियुक्त हुए थे। इससे पहले वो 1707 ईस्वी में दीवानी के रूप में बंगाल में आए थे। 1717 ईस्वी में उन्हें गवर्नर का पद मिल गया और उसके बाद फिर उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 10-11 साल उस पद को संभाल रखा। उसके बाद फिर शुजाउद्दीन जो कि 1727 ईस्वी में बैठे और उन्होंने काफ़ी टाइम तक गद्दी संभाली, अप्रॉक्सीमेटली 13 या 14 साल। 1739 ईस्वी में उनका डेथ होने के बाद अली वर्दी खान गद्दी पर बैठे। उसके बाद फिर उनके जाने के बाद सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में नवाब बने। इनके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद फिर सिराजुद्दौला चूँकि नवयुवक था और उसके अंदर इतनी एक्सपीरियंस की कमी थी और इतनी एबिलिटी थी नहीं
कि वो इतने बड़े बंगाल को स्मूथली चला सके, जिसकी वजह से प्लासी वॉर हुआ जो कि 1757 में हुआ। और उसके बाद से वहीं से ब्रिटिशर्स को आगे बढ़ने का यानी कि सत्ता में आने का बहुत ही सुनहरा मौका मिला। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट के तीसरे स्टेट के बारे में, अवध, जो कि बेसिकली यूपी में है। इसके बारे में बात करें तो सादत खान 1722 ईस्वी में नवाब बने। जब वो नवाब बने तो उनके सामने बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे, जिनमें था ज़मींदारी सिस्टम। तो उसमें क्या था कि ज़मींदारों ने रेवेन्यू जो अर्जित करते थे वो सादत खान को देने में बड़ा ढील दिया करते थे और अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम टाइम दिया नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम लागू किया जिसमें उन्होंने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए लोकल कुलीनों को चुना, यानी कि जो भी लोकल कुलीन थे उन्हें इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया और इस तरह से एक लोकल वोकल मूवमेंट शुरू किया गया। इससे क्या हुआ, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट बॉडी को जन्म दिया और इसके बाद से उनके प्रशासनिक कदम की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहा गया, चाहे वो इतिहासकारों के द्वारा हो या फिर वहाँ की जनता के द्वारा। तो ये हमने देख लिया सबऑर्डिनेट के 3 स्टेट के बारे में। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में। मैसूर की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैसूर विजयनगर साम्राज्य से टूट करके बहुत सारे स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट बने थे। उन स्टेट में से एक मैसूर भी था। बेसिकली मैसूर के ऊपर वोडेयार वंश का शासन हुआ करता था, जिनके अंतिम शासक थे चिक्का कृष्णराज। लेकिन वो बहुत ज़्यादा विलासिता से ग्रस्त थे, लग्जूरियस लाइफ जीने का उन्हें बहुत शौक था, जिस वजह से वो सत्ता में बिल्कुल भी ना के बराबर रहा करते थे। तो उनके पीछे की जो वास्तविक शक्ति थी, जो मेन पावर था, वो 2 भाई मंत्री थे, एक नंजराज और देवराज। तो उन दोनों ने इस सत्ता को संभाले रखा था। उसके बाद मैसूर को संभालने के लिए ने वो बेसिकली हैदर अली एक फौजदार के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होते गया और प्रमोशन होते होते वो एक टाइम पर नंजराज देवराज को गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पर बैठ गया और इस तरह से मैसूर का शासन उन्होंने संभाला। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक एम्प्लॉय से लेकर के कमांडर बने और कमांडर से लेकर के शासक, इनका बहुत बड़ा सफ़र रहा। इनके अंदर की एबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो सबसे ख़ास एबिलिटी थी, इन्होंने वक्त रहते ही ये समझ लिया था कि ब्रिटिशर्स या फिर अंग्रेज़ों या फिर यूरोपियंस को अगर हराना है तो हम उसका मुकाबला ऐसे ही नहीं कर सकते, हमें उनके तर्ज पर प्रशिक्षित यानी ट्रेन होना पड़ेगा, तभी हम उन्हें हरा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नंजराज को 1756 में हैदर अली को उन्होंने डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया और उसके बाद से वो सत्ता में आ गए। 1769 ईस्वी में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया था और उसके बाद से ब्रिटिशर्स के अंदर ये खौफ पैदा हो गया था कि मैसूर, जब तक हैदर अली मैसूर के ऊपर है, हम मैसूर को अपने इलाके में नहीं मिला सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर उनके उत्तराधिकारी बने उनके बेटे टीपू सुल्तान। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में, जो कि दूसरा है, वो है केरल। केरल बेसिकली आज का जो केरल है वो बेसिकली कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट 3 इलाकों को मिलाकर बेसिकली आज का नया केरल बनाया गया था। अब जिस तरह से केरल डेवलप कर रहा था और जिस तरह से मैसूर डेवलप कर रहा था, तो केरल के लिए मैसूर काफ़ी डेंजरस हो गया था, क्योंकि वहाँ के शासक हैदर अली हुआ करते थे। तो हैदर अली जिस तरह से ग्रो कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कालीकट मालाबार को 1766 में कैप्चर कर लिया, जिस चीज़ की वजह से क्या हुआ, त्रावणकोर उस टाइम पे इससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जिस वजह से कालीकट और मालाबार को हैदर अली ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे त्रावणकोर का इम्पोर्टेंट बढ़ने लगा और इस टाइम पे बेसिकली 1729 में मार्तंड ने केरल की राजगद्दी संभाली। तो उन्हें भी ये चीज़ें पता थी कि अगर हमें हराना है ब्रिटिशर्स को, तो उनके तर्ज पर हमें भी ट्रेन होना पड़ेगा, तभी हम उन्हें हरा सकते हैं। और
अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इतना ज़्यादा लुभाव था, यूँ कह सकते इनका इतना ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं यार, इनके अंदर इतना वो राष्ट्रीय भावना थी कि इन्होंने क्या किया, डच जो कि वहाँ के लोकल ट्रेडर्स का हक मार रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार कर भगा दिया। एक लाइक तो इसलिए बनता है क्योंकि मार्तन वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार के भगा दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मार्तन वर्मा के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे राम वर्मा, जब वो बैठे गद्दी पर, तो उन्होंने त्रिवेंद्रम को केरल का स्टेट के साथ साथ नॉलेज और आर्ट दोनों का सेंटर बना दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।